हिंदी में बोलेंगे डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल। डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल, ये हेडिंग लगा लो। लिख लिया? देखो तो इसके अंदर ये अपने पास में 5 प्राइम सिरा, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 प्राइम। इधर अगर 3 प्राइम है तो ये कौन सा हो जाएगा? 5 प्राइम। ये अपने पास में एक डीएनए है। इस डीएनए की अगर अपन बात करें तो इसकी सबसे पहले अपन लिखेंगे चौड़ाई। डीएनए की चौड़ाई कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक? तो ये होगी 20 एंगस्ट्रम। कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रम, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रम, या क्या लिखेंगे अपन? 2 नैनोमीटर। आगे देखो, ये जो अपन ने लाइन खींची, ये वाली लाइन, इसको अपन बोलते हैं शुगर प्लस फॉस्फेट बैकबोन। शुगर प्लस फॉस्फेट बैकबोन। यहां बीच में अपन बात कर रहे हैं, अगर यहां पर एडिनिन है तो मुझे बताओ इसके सामने क्या आएगा? थाइमिन। अगर यहां पर ग्वानिन है तो इसके सामने क्या आएगा? साइटोसिन। अगर यहाँ पर थाइमिन आ गया तो एडेनिन। अगर यहाँ साइटोसिन आ गया तो ग्वानिन। अगर यहाँ पर वापस थाइमिन आ गया तो एडेनिन। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो थाइमिन। साइटोसिन है तो ग्वानिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन। थाइमिन है तो एडेनिन, और एडेनिन है तो थाइमिन। इस प्रकार से। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले पेंटोज शुगर, 2 नंबर पे नाइट्रोजन क्षार, और 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तो कहां पर आ गया है? ये जो अपन ने लाइन खींची है इसके अंदर। तो बचा क्या है? नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ बीच में मिलेंगे। ओके। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की संरचना को अपन बोलेंगे ये है इसका एक कुंडलन। ये डीएनए का एक कुंडलन है। देखो, डीएनए इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो यहां से लेकर यहां तक को अपन बोलेंगे एक कुंडलन। तो यहां से लेकर यहां तक अपन ने बोल दिया एक कुंडलन। ओके। इस एक कुंडलन की लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 34 एंगस्ट्रम, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। ओके। फिर आप लिखोगे एक कुंडलन में, एक कुंडलन में 10 क्षार युग्म या बेस पेयर पाए जाते हैं। एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म पाए जाएंगे? 10। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक कुंडलन के अंदर 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। अब देखो, एक क्षार युग्म, एक क्षार युग्म बराबर होते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड। एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे आपको? 2। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में है एडेनिन और थाइमिन। इस पूरे को मिलाकर अपन बोलते हैं क्षार युग्म। क्षार युग्म। तो इसका मतलब एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं आपको? 2। अब मुझे बताओ कि एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? 2 कैसे?
कैसे दो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है ये बताओ पहले तो। दो कैसे आएंगे यहाँ पे? मैंने क्वेश्चन क्या बोला? एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। एक कुंडलन में क्षार युग्म कितने हैं? 10 है। और एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड? दो। तो 10 में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे ना। आगे देखो अब, ये देखो, ये डीएनए में एक बड़ी खांच दिखाई दे रही है आपको, इसको अपन बोलते हैं मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव यानी कि बड़ी खांच। और ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव यानी कि छोटी खांच। ये लो। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक डीएनए की लंबाई है 34 एंगस्ट्रोम, तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी? बताओ। 34 एंगस्ट्रोम है पूरी, और क्षार युग्म है कितने? 10। तो 34 में कितने का भाग लगाएंगे? 10 का। तो दो क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? ये वाली, यहां से लेकर यहां तक दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। क्या बताओगे आप? 3.4 एंगस्ट्रम। 3.4 एंगस्ट्रम, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। और ये जो दूरी होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके। अब अगर अपन बात करें डीएनए की कुल लंबाई कितनी होती है? डीएनए की कुल लंबाई, अगर एक कोशिका में डीएनए की लंबाई का अपन पता करना चाहे तो कितनी होगी? 2.2 मीटर। कितनी लंबाई होती है पूरे डीएनए की? 2.2 मीटर। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये किसने दिया था? द्विरज्जु की संरचना है वो किसने दी थी? तो आप बताओगे वॉटसन और क्रिक ने। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन इसको साइड में थोड़ा सा। वॉटसन व क्रिक ने दिया। ये मॉडल किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, लिख लो। चलो आगे देखो। डीएनए की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम रोजालिन फ्रैंकलिन व विल्किंस ने किया। विल्किंस ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक द्वारा किया। नेक्स्ट आप बताओगे। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है।
लेकिन कुछ अपवाद है अपने पास में। अपवाद कौन से होंगे? 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफाज, 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पर लिखेंगे एकल रज्जुकीय, एकल रज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। तो वायरस के अंदर मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ कौन सा मिलेगा आपको? आरएनए मिलेगा। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या मिलेगा? डीएनए। उसके अंदर एक है अपने पास कौन सा? 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज अपन बोलते हैं जीवाणु भोजी को। जीवाणु भोजी का नाम सुना होगा आपने। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? बेसिकली वायरस ही तो होते हैं ना। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में लेम्डा बैक्टीरियोफाज, लेम्डा बैक्टीरियोफाज में द्विरज्जुकीय डीएनए, द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। लिख लो यहां तक। मिटा दूं क्या? यहाँ पर डीएस का मतलब क्या है? डीएस डबल स्टैंड, और एस एस का मतलब क्या है? सिंगल स्टैंड। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे अपने पास में एक वर्ड सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या होती है वो देखो आप। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय, जिसको अपन बोलते हैं जीनोम। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय जिसको अपन बोलते हैं जीनोम में पाए जाने वाले डीएनए की कुल मात्रा, डीएनए की कुल मात्रा सी वैल्यू कहलाती है। सी वैल्यू कहलाती है। चलो मुझे बताओ, अगर अपन बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य की एक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? अगुणित समुच्चय। तो अगुणित में कितने आ जाएंगे? 23। अब इन 23 गुणसूत्रों में जितना भी डीएनए है, कंप्लीट डीएनए, उस सभी डीएनए को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? सी वैल्यू। आप बताओगे सी वैल्यू अलग अलग प्रजाति के जीवों में अलग अलग होती है। अलग अलग प्रजाति के जीवों में अलग अलग होती है। मनुष्य में यह, मनुष्य में यह 2.8 पिकोग्राम होती है। 2.8 पिकोग्राम होती है। तो सी वैल्यू को किसमें मापा जाता है? इसकी इकाई क्या होगी? पिकोग्राम। लिख लो।
चलो आप मुझे एक बात बताओ, इसको अपन ने सी वैल्यू बोल दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोसी। अब मुझे बताओ कि कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में इसकी वैल्यू 4C हो जाती है, एस फेज के अंदर। ओके, सबने लिख लिया ना, मिटा दूं क्या, आगे देखो तो। डीएनए के प्रकार, बेसिकली 3 टाइप का डीएनए अपन को देखने को मिलता है। सबसे पहला अपने पास में बी डीएनए, दूसरा अपने पास में है ए डीएनए, और तीसरा है अपने पास में जेड डीएनए, जेड डीएनए। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, बी डीएनए। आप बताओगे यह दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होगा राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। इसका मतलब समझो, अपना राइट हैंड कौन सा है, ये वाला। अगर इसको अपन ऐसे मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करें तो अंगुलियों का घुमाव कैसे है, इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से डीएनए का कुंडलन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त या राइट हैंडेड। और अगर इस प्रकार से डीएनए का घुमाव है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड, यानी कि वामावर्त। क्या बोल देंगे, ओके आगे देखो तो इसका घुमाव कैसा होगा, दक्षिणावर्त। यह भी कैसा होगा, यह भी होगा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंडेड। लेकिन जेड डीएनए की अपन बात करें तो ये कैसा होगा, ये होगा वामावर्त, यानी कि लेफ्ट हैंडेड, वामावर्त। ओके, दूसरा पॉइंट देखो, एक कुंडलन में दस क्षार युग्म, यानी कि बेस पेयर पाए जाते हैं। एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म पाए जाएंगे, 10 क्षार युग्म। अगर ए डीएनए की अपन बात करें तो आप बताओगे एक कुंडलन में 11 क्षार युग्म उपस्थित। और यहां अपन बात करेंगे एक कुंडलन में 12 क्षार युग्म उपस्थित। तो अलग अलग प्रकार के डीएनए में क्षार युग्म भी आपको अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे। आगे देखो, 3 नंबर पे अपन बात करें, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। यहाँ पर दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होगी 2.6 एंगस्ट्रम, और यहाँ दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होगी 3.7 एंगस्ट्रम। अब एक चीज सुनो, जीवों के शरीर में मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो डीएनए का प्रकार है वो कौन सा है, बी डीएनए। सबसे ज्यादा विशिष्ट प्रकार का जो डीएनए अपने शरीर के अंदर पाया जाता है उसका नाम क्या है, बी डीएनए। ये कैसा होगा, दक्षिणावर्त होगा। एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म मिलेंगे, 10, और दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रम। लिख लो यहाँ तक। नोट लगा के लिखो।
लिखो, जेड डीएनए को, जेड डीएनए को कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इसकी संरचना, इसकी संरचना जिगजैग प्रकार की होती है। इसकी संरचना जिगजैग प्रकार की होती है। जिगजैग प्रकार की होती है। अब हेडिंग लगाओ। चारगाफ्स रूल, चारगाफ का नियम, यह हेडिंग लगा लो। चारगाफ रूल, चारगाफ का नियम। लिखो, चारगाफ ने डीएनए की, चारगाफ ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझाने के लिए, समझाने के लिए यह नियम दिया। यह नियम दिया। इसके निम्नलिखित बिंदु है। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला लिखो, डीएनए में एडेनिन की मात्रा, डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, थाइमिन के बराबर तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। साइटोसिन के बराबर होती है। अगला पॉइंट लगा के लिखो, दूसरा बिंदु लिखो, डीएनए में, यहां मात्रा बराबर करने की बात कर रहे हैं अपन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। लिखो, डीएनए में प्यूरिन की मात्रा, डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है।
बताओ प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? ए प्लस जी बराबर क्या आ जाएगा? टी प्लस सी। तो प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी? पिरिमिडिन के बराबर हो जाएगी। लिख लो। अगला पॉइंट लगा के लिखो। ए व टी का अनुपात, ए व टी का अनुपात एक होता है, एक होता है। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से जी व सी का अनुपात भी एक होता है। जी व सी का अनुपात भी एक होता है। तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन टी कितना आ जाएगा? एक। उसी प्रकार से जी अपॉन सी ये भी कितना आ जाएगा? एक। तो इसको साथ में ऐसे लिख सकते हैं अपन, फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख लो ये वाला, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी बराबर एक। लिख लिया। अगला पॉइंट लगा के लिखो। जी प्लस सी का प्रतिशत, जी प्लस सी का प्रतिशत ए प्लस टी के बराबर नहीं होता। ए प्लस टी के बराबर नहीं होता। अगला पॉइंट लगा के लिखो। क्षार अनुपात का मान, क्षार अनुपात ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का मान जाति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए विशिष्ट होता है। जाति विशेष के लिए विशिष्ट होता है। अब इधर देखो बॉडी पे, अगर कोई डीएनए है जिसके अंदर ये वाली क्षार युग्म ज्यादा है, अगर कोई डीएनए है जिसमें ये वाले क्षार युग्म ज्यादा है, तो मुझे बताओ इसका मान एक से ज्यादा आएगा या कम? आंसर बताओ, देख क्या रहे हो, आंसर बताओ। कम आएगा या ज्यादा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होती है तो ओवरऑल अनुपात क्या आएगा? एक से कम आएगा। लेकिन अगर किसी डीएनए में ए प्लस टी या अपन बात करें ये वाले क्षार युग्म ज्यादा है ये वाले, तो मुझे बताओ इसका मान क्या आएगा? एक से कम या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा आएगा। अब जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनके डीएनए के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होगी? जी बराबर सी की मात्रा ज्यादा होगी। जी और सी यानी इसको अपन बोलते हैं जी सी रिच डीएनए।
क्या बोलेंगे इसको? जीसी रिच डीएनए, यानी ऐसा डीएनए जिसके अंदर जीसी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इसके अंदर वैल्यू क्या आती है इसकी, 1 से कम। और यूकेरियोट्स जीवों की अपन बात करें तो इनका डीएनए किस प्रकार का होता है, 80 प्रकार का होता है। और 80 प्रकार के डीएनए का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एडेनिन और थाइमिन का मान क्या होगा, एडेनिन और थाइमिन का मान ज्यादा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से ज्यादा। बात समझ में आ गई क्या, यहां तक लिखो। प्रोकैरियोट्स में इसका मान, इसके नीचे लिखना आपको, प्रोकैरियोट्स में इसका मान 1 से कम, प्रोकैरियोट्स में इसका मान 1 से कम तथा यूकैरियोट्स में इसका मान, यूकैरियोट्स में इसका मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। क्योंकि क्योंकि प्रोकैरियोट्स का डीएनए, प्रोकैरियोट्स का डीएनए जीसी प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए जीसी प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए, जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए 80 प्रकार का होता है, यूकैरियोट्स का डीएनए 80 प्रकार का होता है। अब आप लोग मुझे बताओगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए का गलनांक ज्यादा होगा या फिर यूकैरियोटिक डीएनए का गलनांक ज्यादा होगा? गलनांक का मतलब होगा कि इन बंधों को तोड़ने के लिए किसको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, जीसी वाले को या फिर एटी वाले को? जीसी वाले को। तो लिखो इसके अंदर एक पॉइंट और, प्रोकैरियोटिक डीएनए का गलनांक प्रोकैरियोटिक डीएनए का गलनांक यूकैरियोटिक डीएनए की तुलना में यूकैरियोटिक डीएनए की तुलना में अधिक होता है, यूकैरियोटिक डीएनए की तुलना में अधिक होता है। अगला पॉइंट लगा के लिखो, एकल रज्जुकीय डीएनए तथा एकल रज्जुकीय डीएनए तथा आरएनए पर, आरएनए पर चारगाफ का नियम लागू नहीं होता, चारगाफ का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, जाओ।